ये चरवाहे केवल हिमालय पर्वत में ही नहीं रहते थे, ये लोग मैदानों, पठारों और रेगिस्तानों में भी बड़ी संख्या में रहते थे। आइए सबसे पहले हम महाराष्ट्र में रहने वाले धंगर समुदाय के बारे में थोड़ा सा जानें। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धनगर गडरिया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यहाँ बारिश कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ होती थी। मानसून में यह जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास यह बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। उसके बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाकों में जाकर डेरा डाल देते थे। जिस समय धनकर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाते थे। जंगलों के मवेशी खरीद की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठ को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकण किसान धनगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें चरवाहे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर अनाज की बहुत कमी होती थी। मानसून की बारिश शुरू होते ही धनगण कोंकण और तटीय क्षेत्र छोड़ सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे। आइए अब हम महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित कर्नाटक और उसके साथ लगते आंध्र प्रदेश के हिस्सों में जो चरवाहे लोग रहते थे उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। यहाँ पर गोला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय रहते थे। आइए इनके बारे में थोड़ा जानें। गोला समुदाय के लोग गायें भैंस पालते थे, जबकि कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। ये लोग छोटे छोटे खेतों के आसपास रहा करते थे। ये अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। ये लोग पहाड़ी चरवाहों के विपरीत बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीने में ये लोग तटीय मैदानों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में दलदली हालात पैदा हो जाते थे, इसलिए ये केवल भैंसों के लिए उपयुक्त रहते थी। ऐसे में बाकी जानवरों को सूखे पठारे इलाकों में जाना पड़ता था। इसके बाद आइए हम बंजारों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के हिस्सों में और थोड़ा मध्य प्रदेश के हिस्सों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। ये लोग क्या करते थे, पशुओं को तो साथ लेकर चलते थे, साथ साथ बीच में व्यापार भी करते थे, वस्तुएं खरीदते और बेचते थे। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जानें। ये लोग लंबे लंबे सफ़र किया करते थे और अनाज और चारे के बदले खेत जोतने वाले जानवर और अन्य चीज़ें जो रास्ते में किसान आते थे उनको दिया करते थे। आइए अब हम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले घुमंतू चरवाहों के बारे में थोड़ा जानें। इन घुमंतू चरवाहों को राइका कहा जाता था। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। क्योंकि ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पर वर्षा या तो होती ही नहीं थी या ना के बराबर होती थी, इसीलिए खेती की उपज हर साल घटती या बढ़ती रहती थी। इसलिए राइका खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। बरसातों में यह बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में ही रहते थे, क्योंकि उस समय यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चारा मिल जाता था। लेकिन अक्टूबर आते आते चरगाह सूखने के कारण ये लोग दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और बरसात में ही वापस लौटते थे। राइका समुदाय के कुछ लोग ऊंट पालते थे तो कुछ भेड़ बकरियां। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो चरवाहा समुदाय थे
वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो काफ़ी सोच विचार करते थे। वो कई चीज़ों को ध्यान में रखते थे। वो देखते थे कि जहाँ पर जा रहे हैं क्या वहाँ पर उनके जानवरों के लिए वहाँ पर चारा उनको वहाँ पर उपलब्ध होगा या नहीं। और वो ये भी देखते थे कि वो वहाँ कितनी देर तक रह सकते हैं। और भी एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था कि वो जहाँ पर जा रहे हैं वे वहाँ कितनी देर तक रुक सकते हैं, इसको भी वो मद्देनज़र रखते थे। एक प्रकार से वे अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते थे ताकि उनका जो जीवन है वो ठीक ढंग से चलता रहे, ना ही उनको परेशानी हो और ना ही उनके साथ जो जानवर हैं उनको भी किसी प्रकार की परेशानी हो। ये चरवाहा समुदाय अपना जीवन बहुत अच्छी तरह जी रहे थे, लेकिन औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, इनका जो पूरा रहन सहन था पूरी तरह से बदल दिया गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि औपनिवेशिक शासन क्या है। पहले ही हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन वह शासन है जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और सारे जो नियम थे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाते थे और उन्हीं नियमों के तहत ही वो भारत पर शासन करते थे। और इन नियमों का प्रभाव ये जो चरवाहा समुदाय था इन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा। अंग्रेजों के शासन के दौरान चरवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। जैसे उनके 4 गांव सिमट गए, अब उन्हें इधर उधर आने पर बंदिशें लगने लगी। उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि होने लगी। खेतों में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पैसे और हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। जैसे अंग्रेजी सरकार चरागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर जूट, कपास, गेहूं और अन्य खेती हर चीज़ों का उत्पादन करना चाहती थी, जिसकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में भूमि विकास के लिए अलग नियम बनाए जाने लगे, जिसके अनुसार गैर खेती हर ज़मीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों में से किसी एक को मुखिया बना दिया गया तथा अधिकतर चरागाहों की ज़मीन अपने अधिकार में ले ली गई, जिसके कारण खेती के फैलाव से चरागाह घटने लगे। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते बहुत सारे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, जहां पर देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी और यहाँ पर इन चरागाहों को वनों के अंदर घुसने नहीं दिया गया। यहाँ पर चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई। जिन जंगलों में उन्हें दाखिल होने के लिए अनुमति थी, वहां जाने के लिए चरवाहों को परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश वापसी की तारीख पहले से ही तय कर दी जाती थी, जो कि बहुत ही कम दिन होते थे। यदि यह समय सीमा से अधिक वहां रहा करते तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता था। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से भी देखते थे। उनके लिए गांव में रहने वाले ग्रामीण लोग ही केवल ऐसे लोग थे जो शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाले होते थे। इसी के चलते उन्होंने 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रखा गया। उन्हें कुदरती जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित बस्तियों में जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई।
अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलना शुरू कर दिया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रति मवेशी टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ा दी। 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कार्यों के माध्यम से सीधा ही ये टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अब हर एक चरवाहे के पास एक पास होता था।